कहाँ? मेरे पास सिर्फ 2 जनों का है, बाकी का कहाँ है? आलिया एंड प्रखर, तुम लोगों से बात कर रहा हूँ मैं। सर नेक्स्ट क्लास तक भेज देंगे। क्यों? इस क्लास तक क्यों नहीं भेज सकती? सर मेरे पास स्पेक्स नहीं है तो फिर वो हाफ कंप्लीट हुआ था, आधा नहीं हो पाया था। क्या नहीं है? स्पेक्स नहीं है मेरे पास, दिख नहीं रहा, विजन क्लियर नहीं है। क्या बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या? नो सर, नंबर ज्यादा है थोड़ा सा। कितना ज्यादा है? -3 और -2.75। माइनस तो दूर का होता है। माइनस तो दूर का होता है ना, या पास का होता है? अब तो टू तेरे को का पता होता होना है। चाहिए। सर गलती से हो गया था, भूल गया था गलती से, सॉरी। तो दूर का होता है तो पास में तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। Now that you've studied light, you should be able to argue with me on that. साइंस पढ़ने का यही तो बेनिफिट है। आई कैन ऑलवेज पॉइंट आउट कहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है। ठीक है, सो ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं बनाने। आई कैन अंडरस्टैंड कि दूर का नहीं समझ दिख रहा होगा, बट पास का तो दिख जाना चाहिए यार। अनलेस ऑफ सर कोर्स ये आई एम वेरी। एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। चल ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम कर देना। प्रकर तेरा क्या है? सर कंप्लीट नहीं हुई है अभी। अरे तो कंप्लीट नहीं हुई तो जब तक वेट ही करते रहेंगे क्या? ऐसे तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, फिर क्या करेंगे? छोड़ दें? ये नील ने भी बोला था मुझे एक बार, ऐसे ही एक्सक्यूज, कंप्लीट नहीं हुई, फिर तो वेट ही करते रहो कंप्लीट होने का। चलो, डाउट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास करेंगे। अभी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एनीवन हु हैज डन इट इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स? किया हुआ है किसी ने? Yes, sir, in नहीं, school. बिल्कुल नहीं। मान्या, Yes, sir, in school. हैव यू? तेरी आवाज क्लियर नहीं है। Yes, sir, in school. अच्छा, क्या होता है इस चैप्टर में? व्हाट इज द चैप्टर अबाउट? The chemical reactions and the physical properties of acids and bases. ठीक है, एसिड्स और बेसिस क्या होता है? Okay, so let's understand what this chapter is about. So हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस देखे थे। ठीक है, the last chapter was about chemical reactions and equations, where we tried to understand कि यार ये chemical reactions होती क्या हैं first of all, and then how do we write it on paper, which is what equations are about. Correct? यही हमने पिछली बार समझा था, that chemical reactions are what happen in nature, and then equations are the form that we write on paper. Correct? They are the representation. एंड उसके अंदर हमने अलग अलग समझे थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबस्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट नाउ अब हम ये ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट केमिकल आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स आर अराउंड अस। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारे पास हमको यही नहीं पता कि कौन कौन से केमिकल्स हैं, हाउ कैन वी से दैट समथिंग इज रिएक्टिंग। एक हमें पता है मेटल्स, क्योंकि बार बार हम यूज करते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो सी मेटल्स बिकॉज वी नो व्हाट आयरन इज, वी नो व्हाट स्टील इज, वी नो व्हाट अदर थिंग्स आर, राइट? बट वी डोंट नो व्हाट एसिड्स आर और बेसिस आर और व्हाट सॉल्ट्स आर। ठीक है, दिस सॉल्ट, यहाँ पे जो ये वर्ड है, दिस इज डेफिनेटली जो हम नमक खाते हैं वो भी है ये, but it also means a lot of other compounds as well. It is not just the salt that you eat in your food. Okay, and so we need to understand where these terms come from or what these terms stand for. ठीक है, तो सबसे पहले before we even get into the chapter, तुम्हारी जो बुक में चैप्टर किया हुआ है
उसका बहुत ही खराब तरीके से समझाया हुआ है. Rather, we should first understand what acids and bases are, और उसी के बाद तो हम आगे चलेंगे. इसमें डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट किया है, which is kind of stupid according to me. Can anyone tell me what these two things are and how are these two things different from each other? किसी को पता है? 9th standard 8th standard में किसी ने किया होगा? सुना तो है ना तुम लोगों ने एसिड्स और बेसिस? वर्ड्स तो सुने हुए हैं सबने? नहीं? तो let's understand what acids are. Acids are compounds which produce H plus ions, but they don't produce H plus ions randomly. They produce these H plus ions in an aqueous solution. कौन समझाएगा ये क्या लिखा है मैंने? आदि, what does this mean? ये जो स्टेटमेंट लिखा है. क्विकली यार, इतना टाइम नहीं है. नहीं पता? किसी को पता है क्या होता है ये? आयंस क्या होते हैं? H प्लस आयंस क्या होते हैं? एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? यहाँ पे सारी दिक्कतें आती हैं 9th की. तो पहले समझो कि H प्लस आयन क्या है. H प्लस आयन इज हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है. करेक्ट? हाँ ना तो बोलो यार, पता ही नहीं चल रहा क्लास में भी हो कि नहीं हो. In an hydrogen atom, there is one single electron in its shell, right? If the atom loses this electron, the net charge on this atom becomes positive because अंदर एक proton है. ठीक है, there is a single proton in the middle of this nucleus. So if the electron loses, that means it is given to something else, then this proton, basically this atom as a whole becomes positively charged. So I can make it again with the nucleus here, and this is positively charged. ये आ रहा है समझ में? ठीक है, this is an H atom, this is an H plus ion. Ions, if you recall from your 9th, are charged particles. They are charged particles. And वो कहाँ से बनते हैं? वो इस तरह से बनते हैं जब एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज होते हैं, then we form the atom का जो charged version है, we call those charged versions as ions. ठीक है, let me give you a few more examples. अभी हम ions की बात कर रहे हैं. We haven't gotten into acids and bases yet. Okay, so confusion नहीं होना चाहिए तुम लोगों को. We are only talking about ions. हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? क्विकली, एनीवन? माने, आर यू क्लियर अबाउट दीज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स? ये 9th में किए हुए हैं. देयर इज अ होल चैप्टर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलते हैं उसको. आर यू क्लियर मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, ठीक है. कहीं पे भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या मेरे को क्लियर नहीं है, सो यू शुड आस्क मी. ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो कि देखो कितना पता है, सो आई एम ट्राइंग टू गो बैक एज मच एज पॉसिबल. फ्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर इज 2 in the first shell, and in the second shell there are 7 electrons. ठीक है, एक्चुअली एक और होता है.
but let's make it very simple for us. We are only making the outermost shell, क्योंकि outermost shell से ही सारे लेना देना होता है, ठीक है. Valency is always calculated from the outermost shell. So in the outermost shell there are 7 electrons in a chlorine atom. 4, yes, ठीक है. This is a chlorine atom and actually में इसके 3 shells होते हैं, ठीक है. 1 2 3 shells होते हैं. Third shell has 7 electrons in the outermost shell. Okay, now इसकी वैलेंसी क्या है क्लोरीन की? क्या कर रहे हो यार? आलिया, क्या होती है वैलेंसी क्लोरीन की या इन जनरल किसी भी चीज की? Cl minus. क्लोरीन की 17 होती है. क्लोरीन की क्या होती है? 17 वैलेंसी होती है. एटॉमिक नंबर ना. एटॉमिक नंबर नहीं बोला मैंने. आई हैव आस्क्ड फॉर वैलेंसी. हाँ बोल, क्या बोल रही थी आलिया? Cl minus. Cl minus is the valency और Cl minus is the state. State. तो वैलेंसी क्या होगी? -1. Yes, ठीक है. So Cl, because it has 7 electrons in the outermost shell, it needs to take 1 electron. वो बाहर से किसी और से एक इलेक्ट्रॉन लेगा and it will have 8 electrons in its outermost shell, which will make it stable. That means it can take 1 electron and that gives it a negative charge. And so it becomes Cl minus ion. ठीक है, this is Cl negative ion. आ रहा है समझ में? Now understand why I have made both of these. ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है from H atom, this electron is removed. ठीक है, इसके क्योंकि इसको H plus ion बनने के लिए it needs to remove this electron. एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किसी को तो लेना पड़ेगा, हवा में थोड़ी घूमेगा ये, ठीक है. सो वो कौन लेगा? वो Cl ले लेता है. एंड व्हेन Cl टेक्स इट, इट बिकम्स Cl नेगेटिव आयन. नाउ बोथ ऑफ दीज आर ऑपोजिटली चार्ज्ड. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड सो दे आर ऑपोजिट चार्ज्ड ions. And because of the attraction force between opposite charges, they will stick together. Okay, they will stick together. आ रहा है क्या ये समझ में? चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को कि आ रहा है समझ में. नील, Yes, sir. ये आगे के समझ में मैंने क्या बताया है? ये किस तरह से HCl बनाएंगे? इन दोनों को जब ये कंबाइन होंगे, they will form the compound HCl. ठीक है, मान्या, are you getting it? Yes, sir. ठीक है. So these are what ions are. ठीक है, ions are charged particles जिनमें एक आयन जो होता है which is also called the cation, which is the positively charged ion. Okay, the cation is positively charged and यहाँ पे हम एक single valency वाला ले रहे हैं, but it can be anything. It can be Na positive, which is again 1. It can be Ca2 plus, which can be 2 valency. Okay, 2 plus means 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, उसके outermost shell में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. Correct? It can be Al3 plus, which is 3 plus ion. ठीक है, and so on. So these are the different ways that we can write it. And here again, अलग-अलग elements के अलग-अलग
states हो सकते हैं, and this negatively charged ion is called anion. ठीक है, these are the names given to ions. जो positively charged ion होता है उसको cation बोलते हैं, जो negatively charged ion होता है उसको anion बोलते हैं. The examples of these are chlorine negative तो देख ही लिया है हम लोगों ने, O2 negative. That means what? O के outermost shell में 6 electrons हैं and it can take 2 electrons to complete and fulfill its outermost shell, right? N3 negative. N is nitrogen. Nitrogen has 5 electrons in its outermost shell and it can take 3 electrons to fulfill its outermost shell and make a compound. Okay, so everywhere ions are playing a big role. ठीक है, सारे compounds में ये big role play कर रहे हैं. ठीक है, so why does that matter to us? Because everything that we are going to study in this chapter is going to revolve around this word ion. Again and again we'll come back to it. And ये जो मैंने statement लिखा है, this also is a very important function. कि ये एसिड बनते क्या हैं, कौन से कंपाउंड्स को हम एसिड बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन. दैट मींस जब मैं उस कंपाउंड को पानी में डालूंगा, which is the aqueous solution, if I put 2 drops of an unknown liquid in water and it produces H+ ions in the water, in the aqueous solution, then I can call that compound, the unknown compound, an acid. Is that clear? This is how we define acids. Define का again मैं वापस समझाता हूँ कि define का क्या मतलब होता है. When we say that we are defining something, that means we are essentially giving it a name. ऐसे compounds जो H+ ion निकालते हैं in an aqueous solution, उसका क्या नाम रखें? उसका नाम हमने acid रख दिया. ठीक है, so we have defined the name for it. Is this clear? Any questions on this? Yes, no? Unmute करके बोल सकते हो भाई. All good? ठीक है. Bases, on the other hand, produce OH negative ion. OH negative ion in an aqueous solution. In an aqueous solution. Let me give you an example of base. NaOH. जब हम इसको aqueous solution बनाते हैं, which is essentially when I put NaOH into water, it gives us Na+ ion and OH negative ion. Remember, this negative is for OH as a whole, not for just H. Okay? For acids के केस में क्या example होगा? एक तो हमने ले लिया है HCl वाला. I'll take the other one, which is H2SO4 in an aqueous solution, gives me H+ ions plus SO4 2 negative. And to balance it, this. ये आ रहा है समझ में या बाउंसर की तरह ऊपर से जा रहा है सब? प्रखर बोला नहीं है तो अभी तक कुछ भी. ठीक है के? Yes, sir. Yes sir. Are you able to follow through till now? Yes, sir. Okay. Any questions till now?
Manya? No, sir. Okay. So this is about acids and bases. Salts we'll talk about as we go further, but हमें अब क्लियर हुआ है कि एसिड्स और बेस होते क्या हैं, ठीक है, कि यार ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, and now we'll see what kind of reactions do they do, and that is what we are going to study now. ठीक है, so simple definitions हैं. एसिड ऐसा कंपाउंड है जो H प्लस आयन वाटर के अंदर निकालता है. नाउ व्हाई इज वाटर सो इम्पोर्टेंट? अगर मैं ड्राई HCl गैस पास करता हूं ओवर अ लिटमस पेपर, नथिंग विल हैपन. ओके, रिमेंबर व्हाई द aqueous solution इज सो इम्पोर्टेंट. अगर मैं ड्राई HCl गैस, HCl which is a very strong acid, बट मैं उसको ड्राई करके एक गैस की तरफ पुश कर रहा हूँ, एंड एक लिटमस पेपर विच इज ऑल्सो ड्राई उससे चेक कर रहे हैं, नथिंग विल हैपन. ओके, बट if I take the same litmus paper and put it in water and then pass through the dry HCl gas, and suddenly it will change color. ठीक है, and that is why aqueous solution is such an important criteria. वो क्यों हो रहा है वो अभी अपने लेवल के लिए नहीं है, which is essentially कि वो water क्यों इतना important criteria है, ठीक है, so we won't get into that, but it is a very important criteria. बिना water के we have no basis of calling acids and bases. ठीक है, तो अगर एसिड रेन है, सपोज हमारी एयर के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रेट बोल लो, अगर हमारी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, which is essentially water vapor, there can be no, we can't call it acidic, we can't call our air acidic, because only when it combines with the water can it produce the H plus ion, which is what creates the acid. ठीक है, so that's why these things, वो small little detail है, but it is extremely important. Now let's understand what indicators are first of all. कभी लैब में ट्राई किया है क्या ये? Anyone who's tried in different labs? सर मैंने करा है. कौन सा क्या किया है? सर सारी कलर मतलब 9th क्लास में जितने थे. कौन से नाम बता? सर लिटमस पेपर वाला करा है और लिटमस पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोफ्थलीन होता है, ठीक है, फिर so these are all color changing. तो ये कलर चेंज करते हैं और उनके कलर का जो चेंज हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि if my compound, the compound that I want to check, is it acidic or is it basic. ठीक है, वो इनके कलर से मुझे पता चलता है. So when my red litmus paper turns blue, इसको मैं बोल सकता हूँ कि the compound that I'm checking is a base. When my blue litmus paper turns red, then I can say that the compound that I'm checking is an acid. Okay, methyl orange has multiple, but इसमें yellow होता है, so we usually say it's an acid. Oh, sorry, when it turns reddish, then we say it's an acid. ठीक है, phenolphthalein again pinkish होता है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये acidic है. Okay, when it turns pinkish, that's when it, when it turns pinkish, it is basic, and when it turns colorless, that is when it gives us acidic nature.
सो अगर ये कलरलेस बन रहा है सो हम उसको एसिडिक बोल सकते हैं, द कंपाउंड दैट वी आर ट्राइंग टू चेक. एंड व्हेन इट टर्न्स पिंक और शेड्स ऑफ पिंक तो उसको बेसिक बोल सकते हैं. ठीक है. और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं. ट्यूमरिक, हल्दी जो हम यूज करते हैं, दैट इज आल्सो एन इंडिकेटर. एंड दीज आर ऑल इंडिकेटर्स व्हिच चेंज कलर. ठीक है. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड olfactory. Now you've used this term earlier. कौन बताएगा क्या मतलब है इसका? यही वर्ड यूज आ चुका है. Which gives a change in smell. Yes. ठीक है. So olfactory essentially means हमारा जो olfactory receptor है, which is the nose. ठीक है. तो उसको हम कर रहे हैं. So olfactory indicators, which is such indicators जो अपने स्मेल चेंज करते हैं और उसकी वजह से हमें पता चलता है. तो द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस आर अनियन या वनीला एक्सट्रैक्ट या क्लोव एंड सो ऑन. ठीक है. तो उसमें ऑब्वियसली आई कांट से कि किस तरह का स्मेल आएगा, बट व्हेन यू ट्राई इट, व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद इट, यू कैन से कि व्हिच when it is acidic and when it is basic, if you know the difference. ठीक है. So these are the type of indicators which are there. Majorly what we use in labs is the color change indicators. Olfactory indicators are usually used in food. तो शेफ्स जो उनको पता चलता है स्मेल से कि यार ये खाना बहुत एसिडिक है और इज इट बिटर और सार. ठीक है. तो वो olfactory indicators यूज करते हैं to do that. Alia, are you able to concentrate? Yes, sir. क्लास से ज्यादा तो देखो आंखों में दिक्कत लग रही है मुझे. नहीं तो concentrate कर रहा है. ठीक है. पक्का ना? सर वीडियो ऑफ कर लें. कर ले. ठीक है. Now let's talk about the reactions of acids and bases. Okay, the reactions of acids and bases. First, metals. तो बता सकती है मान्या मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स एंड बेसेस? मान्या, बुक खोल के नहीं बताना है, खुद से बताना है. सर इसकी कॉपी में नोट्स लिख रखे हैं, मैंने पढ़ा नहीं है ये अच्छे से. Okay. Acid plus metal gives us a salt, sorry, H2 gas plus, ये कौन बताएगा? CO Hmm? CO2. No. Salt. ठीक है. So we are coming up to the definition of the third thing. ठीक है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. HCl plus metal, let me take Na only. It gives me NaCl plus H2. Is this balanced first of all? सर वो NaCl plus H2 है ना? हाँ. No sir, it's not balanced. कैसे करेंगे बैलेंस आलिया? See 2HCl plus 2Na 2HCl plus 2Na gives us 2NaCl plus Yes. H2. ठीक है. बैलेंसिंग का हमेशा ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म तो बैलेंसिंग भूल जाओगे.
ओके, बैलेंसिंग इज अ वेरी बेसिक एंड फाउंडेशनल एलिमेंट, सब जगह काम आएगा वो. ओके, नाउ NaCl, यहां पे HCl जो है इट ब्रेक्स डाउन इनटू H प्लस एंड Cl माइनस आयंस इन एन aqueous solution. फिर आता है Na, ठीक है. What does Na do? It essentially displaces the H plus ion. Can you remember displacement reaction क्या था? कौन बताएगा displacement reaction क्या था? नील, quickly. आज बताना है. भूल भी गए क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नाम से भी नहीं बता पा रहे? Sir, may I? हाँ बोल आदि. So displacement reaction in which an highly reactive element displaces an less reactive element. यस, जब एक रिएक्शन के अंदर एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a lower reactive element, we call that reaction as a displacement reaction. अब ये नाम से पकड़ना सीखो. Displacement means कि मैं किसी चीज को हटा रहा हूं और उसकी जगह ले रहा हूं. So displace कर रहा है वो किसी और चीज को, and so it forms. ये जो नई चीज बनती है, और again we'll come back to the definition of salt later on, but ये जो नई चीज बनती है, this is called a salt. ठीक है. एंड ये जो H2 हमारे पास, रादर ये जो H प्लस आयन है, क्योंकि H प्लस आयन इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, इट combines with another H plus ion and is removed off as gas. ठीक है, गैस की तरह इट evolves. ओके, सो ऐसे बहुत सारे केसेस में यू विल सी दिस हैपनिंग. सो कोई सा भी मेटल ले लो, be it zinc, be it anything else, we will form in the reaction will be some form of this. ठीक है, let me take another example. What will happen, and I'm not going to write now, tell me what's going to happen अगर मैं zinc और H2SO4 को combine करूंगा, क्या मिलेगा मुझे? The zinc will displace the hydrogen and take its place, giving us ZnSO4, which is zinc sulfate. ठीक है, जिंक सल्फेट हमें सॉल्ट मिलेगा and H2 gas will be evolved, and this is a balanced equation. आएगा समझ में? ठीक है. नाउ इसका एक, ये तो अभी हमने एसिड के साथ देखा. What will happen when a metal reacts with a base? ये लिख लिया कि सबने? Has everyone written this example down? What will happen when a metal reacts with a base? So metal और base का जो reaction होता है वो बहुत थोड़ा ज़्यादा complex है. It doesn't usually happen. Okay? It does not usually happen. But in exceptional cases, exceptions, एक दो exceptions होते हैं इसमें, जैसे Zn plus NaOH. NaOH is a base because जब हम उसको पानी में dissolve करते हैं, so it gives us OH ion. When I do this, it gives me sodium zincate.
Okay, sodium zincate, which is Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, और ये मैंने अभी उसका फॉर्मूला इसलिए देखा है बिकॉज आई डिडंट वांट द फॉर्मूला टू बी रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं रहते हैं एंड फॉर्मूला याद करना इज अ स्टुपिडिटी. फॉर्मूला समझना इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो कहाँ से आ रहा है, और उसका रीजनिंग मैं बार बार बता चुका हूँ तुम लोगों को. ठीक है, कि वो वैलेंसी का सारा खेल है. इफ यू अंडरस्टैंड कि हाउ, एंड दिस इज प्योर रियल वर्ल्ड, कि आप जितना दे सकते हो दूसरा उतना ले सकता है, देन यू गाइज कैन मेक अ कंपाउंड. ठीक है, so it's pure that, but obviously where it becomes complicated like these, we can't use valency such in a simple way. ठीक है, so ये जो compound है, this is called sodium zincate. And this is the reaction that is created, but it's an exception. इसका क्यों रीजन ये है क्योंकि जिंक इज लेसर रिएक्टिव. ओके, सो जो हम यूजुअली एसिड में कर रहे थे कि डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता क्योंकि जो हमारा सोडियम है दैट इज मोर रिएक्टिव देन एनी अदर आयन, एनी अदर मेटल दैट कम्स इन. तो ये सिंपली डिस्प्लेस नहीं कर सकता, एंड बिकॉज ये सिंपली डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो इट फॉर्म सम अदर कंपाउंड जिसको हम जिंकेट बोल रहे हैं. ठीक है, which is different from the usual cases. So metals and plus bases do not react. They do not react. ठीक है, only for exception cases this happens. And exception cases के भी, ठीक है, this is another myth कि केमिस्ट्री में तो हमेशा exceptions ही होते हैं. ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में जाके तो बहुत ज्यादा सुनोगे कि exceptions ही होते हैं केमिस्ट्री में. Yes, exceptions होते हैं because there are underlying things that we still don't understand. And so exceptions की वजह से जो हमारी theories हैं कि यार ये combine कैसे कर रहे हैं, या atomic structure कुछ different होना चाहिए क्या, या how do compounds are formed, because of these exceptions the theories keep on changing and evolving. ठीक है, so exceptions हैं because we are not 100% clear about nature yet. हमें अभी तक जो पता है वो हम यूज कर रहे हैं, but what we know till now is not 100% true, which is not, and I'm not just talking about the 10th level stuff, I'm talking about in general. ठीक है, काफी सारी चीजें हैं जो obviously हम तो नहीं पढ़ेंगे 10th में, but there are still mysteries in the world जो कि ये exceptions साइंटिस्ट को भी लगाने पड़ते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी उनके पास भी आंसर्स नहीं है. फाइन, सो ठीक है. Is this clear? Reactions with metals and non-metals, non-metals और बाकी जो carbonates and everything will come in the next class. इसमें, since we have talked and reached about this topic of salt, so let me explain what a salt is also now. A salt is said as a compound made of by the combination of an acidic compound and a basic compound. ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन. क्या सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जो दूसरे एसिडिक और बेसिक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से मिलता है हमें. दैट मीन्स when an acid
and a base combine together, it gives us salt plus H2O. It gives us salt plus H2O. नील, आ रहा है क्या देखो समझ में? Yes, sir. इतना मायूस सा कैसे लग रहा है? I don't know. लिख भी रहा है तू, नहीं लिख रहा है? Sir, लिख रहा हूँ. So when an acid and a base combine, we get salt plus H2O. कैसे मिल रहा है हमको? Let's take an example. Acid ले लेते हैं HCl, base ले लेते हैं NaOH. This is the easiest example और इसलिए मैं ये ले रहा हूँ. किसका है ये? It gives me the salt which is NaCl. क्यों? क्योंकि Na जो है वो इसको displace कर देता है. And so we get NaCl. And now here, because this H plus ion can combine with OH negative ion, it gives us H2O. ये आया क्या समझ में? Na इसको displace कर रहा है to form NaCl, and this H plus ion usually जो हमने पिछले वाले में देखा था usually H2 हो जाता था. That means हाइड्रोजन गैस निकल रही थी. बट यहाँ पे H2O निकल रहा है. Why? Because H plus ion के पास OH negative ion है join करने के लिए. In the previous case that we saw, we didn't have the OH negative ion, so it had to combine with itself to produce hydrogen gas. Okay? Let's take another example. H2SO4 plus KOH ले लेते हैं. KOH is potassium, potassium base essentially. Potassium hydroxide. ठीक है? This is sodium hydroxide. This is potassium hydroxide. Please write it down. क्या बनेगा? प्रखर, क्या बनेगा? या रुक, let me ask मान्या. क्या बनेगा मान्या? So KSO4 plus H2O. No. KSO4 होगा या K2SO4 होगा? कौन बताएगा मुझे कौन सा सही है इन दोनों में? KSO4 या K2SO4? And I've told you the way to how you can find the valency. अब तो देखने से, ऑब्जर्वेशन से आना चाहिए कि ये वैलेंसी होगी. It will be से K2SO4. हाँ, क्यों आलिया बता? क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है. देख, वो जो तूने आंसर बताया वो सही है, बट पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, वो एक याद करने वाली चीज है. बट यू कैन ऑल्सो फिगर इट आउट फ्रॉम दिस कंपाउंड. OH की तो हम बार बार नेगेटिव ले ही रहे हैं. दैट मीन्स इट हैज अ सिंगल वैलेंसी. अगर ये KOH बना रहा है, दैट मीन्स इसकी 1 पॉजिटिव होगी और इसकी 1 नेगेटिव होगी. ओनली देन कैन दे कंबाइन, राइट? सो यू कैन ऑलवेज सी इट. ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी H. नाउ ऑब्वियसली किसी की तो तुम्हें पता होनी चाहिए. यू नीड टू स्टार्ट समवेयर. यू कांट ऑब्जर्व फ्रॉम थिन एयर. ओके, बट अगर मुझे पता है कि H की +1 होती है तो SO4 की कितनी होगी? 2 माइनस. वाई? बिकॉज H जो है वो 2 बार आ रहा है. सो SO4 नीड्स टू हैव अ 2 नेगेटिव वैलेंसी. Only then can they make this compound. And therefore मेरे को SO4 की पता चल गई है, मुझे K की पता चल गई है. So यहाँ पे it won't be KSO4, it will be K2SO4.
because SO4 will be 2 negative and K will be 1 positive. And so to balance it out, we'll need 2 potassium ions to join with 1 SO4 ion. ठीक है, और जो बाकी का हमारा हाइड्रोजन है और वो OH आयन है वो H2O बनेगा. Now is this balanced? Is this balanced? ये आंसर भी नहीं दे सकते क्या? बैलेंस है कि नहीं है? यार बैलेंस चेक करने में इतना टाइम लगता है क्या? इफ इवन वन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट बैलेंस्ड देन द होल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड. क्या कर रहे हो? एक हमारा पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो हो गया ना, सब कुछ इम्बैलेंस्ड है. क्या कर रहे हो यार? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस को भी आंसर नहीं दे पा रहे हो. कैसे करेंगे बैलेंस? यहाँ पे 2 है एंड वहां पे H2O चाहिए मुझे. इसको 2 करने के लिए we will do 2 this, so this will become 2O 2H2 H2O. तो इसको हम 2 कर देंगे which will give us H4 H4O2. H4 को बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा which will make this 2. कॉम्प्लिकेट हो रहा है. Let's see. K2 को 2 लगाया, यहाँ पे O becomes 2, H becomes 2. O को बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे बैलेंस? एनीवन? बेटर आइडियाज? चलो फिजिक्स के क्वेश्चन निकालो. इलेक्ट्रिसिटी क्विकली विल कंप्लीट अ फ्यू. क्लास का टाइम तो हो गया वैसे ऑलरेडी, बट 2-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं. Sir, 40 seconds. हाँ 1 मिनट. ठीक है, इसको बैलेंसिंग मेरे को देखनी पड़ेगी. इस पे टाइम खराब होगा अभी. कहीं या तो मिस कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा ट्रिकी है वो क्वेश्चन. ओके Manya, we are doing questions of electricity, so it's your choice if you want to sit along for the next 10 minutes, क्योंकि 10 मिनट ही कर पाएंगे हम लोग. Otherwise, if you want, you can leave also. इलेक्ट्रिसिटी किया हुआ है क्या तूने? तो स्कूल में कराया था. सॉरी, स्कूल में करवाया था. स्कूल में कराया हुआ है तो देख ले. देखो आ रहा हो आंसर तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. ओके सर. ओके, थोड़ा क्वेश्चन देखो और समझना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट हैव द शीट, सो सुन के समझना पड़ेगा. ओके कौन सा क्वेश्चन है आदि? कौन सा? सुनाई नहीं दे रहा है मुझे. 40 seconds है. 40 second. Okay, so the question is a room has 2 tube lights, a fan and a TV. Each tube light draws 40 watts. Each tube light draws 40 watts. The fan draws 80 watts and the TV draws 60 watts.
on the average, the tube lights are kept on for 5 hours, the fan for 12 hours, and the TV for 8 hours every day. The rate for electrical energy is rupees 3.10 per kilowatt hour. Calculate the cost of electricity used in this room in a 30-day month. Okay, एक रूम है जिसके अंदर लाइट है, फैन है एंड टीवी है. Light draws 40 watts, fan draws 80 watts and TV draws 60 watts. और ये कितने टाइम चलते हैं? ट्यूबलाइट चलती है 5 hours per day. फैन चलता है 12 hours per day एंड टीवी चलता है 8 hours per day. ठीक है, रेट मेरे को दी हुई है. रेट implies rupees, rate is equal to rupees 3.10 per kilowatt hour. Calculate the cost of electricity used in this room in a 30-day month. Now बहुत ही simple question है ये, ठीक है? It's not very complicated, it just needs to be understood properly. Okay, तो I think आज यही कर पाएंगे, ये वाला ही question कर पाएंगे. Let's see. Now रूम को हमें 30 दिन का टोटल बताना है, 30 days का टोटल बताना है. तो अगर हम एक दिन का टोटल निकाल लें कि कितना पावर वो यूज कर रहा है, तो हम उसको 30 से मल्टीप्लाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द होल मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी कि कितना वो यूज कर रहा है. उस यूज को मल्टीप्लाई करना है इससे एंड वी विल गेट द बिल अमाउंट. आ रहा है क्या समझ में? बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? कि एक रूम है, अगर मुझे अपने रूम का चेक करना है कि भाई इस रूम की कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगी, आई नीड टू जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट कि एक दिन का कितना कॉस्ट आ सकता है या कितनी पावर यूज हो रही है. उस पावर को 30 डेज से मल्टीप्लाई करना है एंड वो मल्टीप्लीकेशन के बाद आई विल गेट द होल थिंग फॉर, एंड उसको मल्टीप्लाई करने के बाद रेट से मल्टीप्लाई करना है कि कितना अमाउंट आएगा मेरे पास. लेट्स डू इट. एक दिन का पावर निकालो इसका. एक दिन में कितनी एनर्जी यूज होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? क्योंकि रिमेंबर ये जो किलोवाट आवर है, दिस इज अ यूनिट फॉर एनर्जी, नॉट फॉर पावर. प्रखर, आर यू स्टिल देयर? दिस इज अ यूनिट ऑफ Yes, sir. एनर्जी, ठीक है? नॉट फॉर पावर. ओके, तो इसलिए हमें एनर्जी में फिगर आउट करना है. पावर क्या होता है? पावर इज V into I, करेक्ट? या फिर हम इसको and H was I square RT, correct? I square RT means I square को मतलब I square R can be written as V into I into T. किया था ये अपन ने भाई. I square R V equals to IR, V equals to IR मैंने इसमें डाल दिया तो I square R आ गया, या IR को मैंने V डाल दिया, so we will get V into I, which makes it as P into T. Now I told you that ये heat का हम formula होता है usually, but actually this is applying for any type of energy. कोई भी type of energy के लिए true है, ठीक है? So our energy comes out to be as power into time. ठीक है? Can you follow through? I'm going a little fast. Okay? So energy is equal to power into time. So now I need to find power and energy for each of the thing per day. Okay? So
इसको हमें पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5 into 60 into 60. Can you guys follow through? 40 is power, so इसको डायरेक्टली कर देते हैं. लाइट के लिए आएगा, लाइट की एनर्जी हम ऐसे लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 40 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60. मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल आउट होने के चांसेस हैं. फिर E of fan will be equal to 80 into 12 into 60 into 60, and E of TV is equal to 60 into 8 into 60 into 60. This is my per day ka energy consumption for each of these things. So E total will be equal to sum of all of these. Yes, follow through कर पा रहे हो? ठीक है. So इसमें मैं EL plus EF plus ETV कर देंगे. ठीक है. इसके बाद ये एक टोटल आया. नाउ E total into 30 will give me the monthly energy. करेक्ट. ठीक है. मंथली एनर्जी निकलने के बाद नाउ अब किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर is equal to 1 kilowatt hour is equal to 1000 watts into 1 hour. That means इसको मैं 3.6. सर अपन ट्यूबलाइट एक ही ट्यूबलाइट का निकाल रहे हैं, दोनों का निकाल रहे हैं? एक ट्यूबलाइट ही तो दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं क्या? 2 दिए हुए सर, तो 40 into 2 हो जाएगा. हाँ सॉरी यार, यस माय बैड. सो ये 40 into 2 हो जाएगा यहाँ. ठीक है, गुड. अच्छा वो पॉइंट आउट जल्दी कर दिया वरना गड़बड़ जाती सर. फाइन. सो वहां पे 2 into 40 होएगा वो. अभी तक फॉलो कर पा रहे हो ना? 1 आवर को हम लिखते हैं 60 into 60. सो 36 and 5. So 10 to the power 6 किलोवाट आवर आ जाता है ये. ओह सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 10 to the power 6 जूल्स आ जाता है, which is equal to 1 kilowatt hour. Yes, that means अगर मुझे किलोवाट आवर में चाहिए, so I need to divide this E total into 30. I need to divide it by 3.6 into 10 to the power 6. जब मैं ये डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो भी नंबर्स आएंगे that will come in kilowatt hour. और वो जो नंबर आएगा उसको मुझे इस रेट से मल्टीप्लाई करना है and I will get my answer. Do you want me to do the calculation? Does anyone want me to do the calculation? कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मुंह से बोल के बताओ फटाफट. नो सर. ये आगे क्या क्वेश्चन समझ में? Everyone? यस सर. ठीक है. ओके, सो विल स्टॉप हियर. ओके, एंड काम करना है, वो पाई शीट और 5 शीट दोनों कंप्लीट करनी है. और इस चैप्टर में से अभी कुछ नहीं है. I'll share the sheets soon. ठीक है, जो आज चैप्टर स्टार्ट किया.
चलो थैंक यू okay. सर। Thank you, sir.